हेलो मेरे दोस्तों, ये किस्सा है साल 1920 का, जब ग्रेट रिसेशन हिट हुआ था और स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह से क्रैश हो चुके थे। जेसी लिवरमोर नाम का एक स्टॉक ट्रेडर देर शाम तक घर नहीं लौटा था। अब 1920 में सेल फोन नहीं थे और ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आए दिन स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के आत्महत्या करने की खबरें छपती रहती थी। जेसी ऑलरेडी देर शाम तक घर नहीं लौटा था और ऐसे में ये सारी बातें सोचकर जेसी लिवरमोर की वाइफ बहुत ज्यादा डरी हुई थी और परेशान थी। लेकिन रात होते ही जैसी घर आया और उसके घर में एंटर होते ही उसकी वाइफ ने उससे एक ही सवाल पूछा, क्या हम बर्बाद हो गए? क्या अब हमें हमारा घर भी बेचना होगा? लेकिन टू हर सरप्राइज जेसी ने जवाब दिया कि ये उसके लाइफ का सबसे अच्छा दिन रहा, एज उसने स्टॉक मार्केट के गिरने पर ट्रेड लगाया था। यानी उसने स्टॉक्स को शॉर्ट किया था और उसे एक ही दिन में $3 बिलियन का फायदा हुआ था और अब वो शायद दुनिया का सबसे वेल्दी इंसान बन गया था। लेकिन दूसरी तरफ इब्राहिम जर्मन्स्की, जो एक मिलियनियर था जिसने 1920 में अपनी वेल्थ रियल एस्टेट में बनाई थी, उसे 24 अक्टूबर 1920 को आखिरी बार देखा गया था वॉल स्ट्रीट पर गुस्से में कुछ पेपर्स फाड़ते हुए। वो सडनली लापता हो गया था और उसने सुसाइड कर लिया था, एज उसने काफी बड़ा लॉस किया था स्टॉक मार्केट क्रैश होने के कारण। अब ये स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती। 1929 में बिलियनियर बनने के बाद जेसी लिवरमोर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा अमाउंट का रिस्क लेने लगा, ये सोचकर कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और 1940 में एक दिन न्यूज आया कि जेसी लिवरमोर ने भी आत्महत्या कर दी है और जब उसकी डेथ हुई तब वो ब्रोक हो चुका था। सो व्हाट इज द लेसन लर्न्ड? गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनने के बाद अमीर बने रहना आसान नहीं है और ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे कि आप अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाओगे या नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर ऑफ दीज शॉर्ट स्टोरीज जो मैंने समझी है एक लाइफ चेंजिंग बुक से, बिहेवियरल फाइनेंस पर, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिन्हें लिखा है मॉर्गन हॉसेल ने। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। लोग अक्सर जब थोड़े वेल्दी हो जाते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कई बार वो बिना एक्सपीरियंस और रिसर्च किए ही अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसे उधार देते हैं और फिर अनफॉर्चुनेटली उनके पैसे कभी वापस आते ही नहीं। हम अक्सर एक्सेल पर बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते हैं कि हमें रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे या किस स्टॉक का फ्यूचर रिटर्न कितना होगा, लेकिन ऑथर के अनुसार इन स्प्रेडशीट्स और कैलकुलेशंस को इमोशंस नहीं होते और हम ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल होते हैं, तो हमारे ज्यादातर डिसीजंस इमोशंस पर भी डिपेंड करते हैं। क्या आपको पता है एक एरिया ऑफ लाइफ जहां एक नॉर्मल सैलरी कमाने वाला और कम पढ़ा लिखा इंसान एक हाईली क्वालिफाइड और हाई सैलरी कमाने वाले इंसान से ज्यादा आगे कैसे निकल सकता है? वो एरिया ऑफ लाइफ है पर्सनल फाइनेंस। एक रिपोर्ट के अनुसार ईयर 2014 में अमेरिका में 28 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। उनमें से एक इंसान थे रिचर्ड फुकॉन, जो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट थे। उनका फाइनेंशियल करियर इतना सक्सेसफुल था कि उन्होंने 40 की एज में ही रिटायरमेंट ले ली थी। उनका लग्जरियस घर इतना बड़ा था कि एवरी मंथ उनके घर को मेंटेन करने के लिए कुछ $90,000 लगते थे। उनके घर में 11 बाथरूम, 2 स्विमिंग पूल्स, 2 एलिवेटर्स और 7 गराज, ये सारी चीजें थी। लेकिन 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश में वो अपनी ये लाइफस्टाइल सस्टेन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा लेवरेज कर लिया था और मार्जिन कॉल्स आने के कारण वो 2014 तक सब कुछ गवा बैठे। लेकिन 2014 में ही अमेरिका में जो 28 लाख डेथ हुई थी, उनमें से बस 4000 लोग ऐसे थे जिनकी नेट वर्थ $8 मिलियन प्लस की थी और इन्हीं लोगों में से एक इंसान थे रोनाल्ड रीड, जिनके डेथ के बाद वो काफी ज्यादा न्यूज में रहे। रोनाल्ड, जो रिचर्ड की तरह कोई हार्वर्ड ग्रेजुएट नहीं थे, बल्कि वो तो बस ग्रेजुएट थे और वो अपनी फैमिली के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अपनी लाइफ के 25 इयर्स उन्होंने एक गैस स्टेशन पर कार मैकेनिक का काम करने में निकाल दिए और उसके बाद के 17 इयर्स उन्होंने जेसी पेनी स्टोर्स के फ्लोर साफ करने में निकाल दिए और फिर 2014 में जब वो 92 इयर्स की एज के थे, तब वो उन 4000 लोगों में से थे जिनकी नेट वर्थ उनकी डेथ के समय पर $8 मिलियन की थी, जिनमें से $2 मिलियन उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को गिफ्ट कर दिए और
और बाकी $6 मिलियन उन्होंने लोकल हॉस्पिटल्स में डोनेट कर दिए। अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि एक कम पढ़ा लिखा इंसान और जिसने अपनी सारी उम्र नौकरी करके निकाल दी, उसके पास इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी या वो गैम्बलिंग करते थे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने पैसे शो ऑफ करने के लिए खर्च नहीं करते थे और उन पैसों को सेव करके इन्वेस्ट करते रहते थे ब्लू चिप इक्विटीज में, और उन पैसों को ज्यादा समय मिला ग्रो होने के लिए, और इस कंपाउंडिंग के कारण उनकी नॉमिनल वैल्यू की इन्वेस्टमेंट्स $8 मिलियन में कन्वर्ट हो गई। सो फ्रेंड्स, द लेसन इन दिस स्टोरी इज की फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के लिए आपका कोई बहुत एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करना जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना एक बिहेवियर है, एक स्किल है जो डिपेंड करता है कि आप क्या एक्शंस लेते हो आपकी कमाई हुई इनकम के साथ और अगर आप भी एक इन्वेस्टर है तो रैंडमली अपने पैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके उन्हें बीच में ही किसी भी समय निकालना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आपके पास होना चाहिए आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लान, जिससे आप ये समझ सके कि आपको आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे और आपको अभी से क्या करना होगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए। और अगर आप ये समझ चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक एवरेज लो सैलरी कमाने वाला अमेरिकन सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पर करता है? तो इसका आंसर मूवीज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इनमें से कुछ भी नहीं है। एक एवरेज लो सैलरी कमाने वाला अमेरिकन साल भर में ऑलमोस्ट $412 खर्च करता है लॉटरी टिकट्स खरीदने पर। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन इमरजेंसी के समय उनके पास $412 का इमरजेंसी फंड अवेलेबल नहीं होता, जबकि लॉटरी जीतने के चांसेस तो करोड़ों में से एक होते हैं। अब आप सोचोगे ये कैसी बेवकूफी है, एक इमरजेंसी फंड ना होकर भी लोग लॉटरी पर पैसे खर्च करते हैं। सो इसका रीजन है कि इन लॉटरी खरीदने वालों को ये लगता है कि अपना जॉब करके वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे और ना ही उनके पास कोई ऐसी इनकम अर्निंग स्किल या आइडिया है जो उन्हें अमीर बना सकती है, और ये लॉटरी टिकट ही उनकी उम्मीद है अमीर बनने की। सो इस एग्जाम्पल से ऑथर हमें समझाना चाहते हैं कि हमें किसी भी इंसान को उसके फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जज नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान अपने फाइनेंशियल डिसीजंस उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर लेता है। शायद जो फाइनेंशियल डिसीजन हमें इलॉजिकल लगे, वही डिसीजन लॉटरी खरीदने वाले को लॉजिकल लग रहा हो। इन लॉटरी टिकट खरीदने वालों के लिए यही एक रास्ता है उनके फाइनेंशियल ड्रीम्स अचीव करने का। हम प्रिविलेज्ड है कि हमारे पास लाइफ की हर जरूरी रिक्वायरमेंट का एक्सेस है, लेकिन टिकट खरीदने वालों के लिए इन बेसिक चीजों को पाने का एक ही तरीका है, वो है विनिंग अ लॉटरी टिकट। फिर चाहे उस टिकट को जीतने के चांसेस करोड़ों में से एक ही क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए ये लॉजिकल है। सो द लेसन इज पीपल आर डिफरेंट एंड नॉट क्रेजी। बिल गेट्स उन लक्की लोगों में से है जिन्होंने ग्लोबली एक लौती ऐसी स्कूल अटेंड की जहां कंप्यूटर अवेलेबल था, विच मीन्स कि बिल गेट्स के पास 8th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर का एक्सेस था, जब किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने शायद कंप्यूटर के बारे में सुना भी नहीं था। 1968 में अप्रोक्सीमेटली 303 मिलियन स्टूडेंट्स थे उनकी एज के, जिनमें से 300 स्टूडेंट्स उनकी स्कूल में उनके साथ पढ़ाई करते थे। अब इस बात का हमें कोई डाउट नहीं है कि बिल गेट्स एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड इंसान है, लेकिन ये उनका लक भी था कि वो उन स्टूडेंट्स में से थे जिन्हें कंप्यूटर का एक्सेस था जब मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर के बारे में सुना भी नहीं था। और 2005 में उन्होंने अपने एक स्पीच में ये कहा भी था कि अगर उनके स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस एग्जाम्पल से ऑथर हमें लक और रिस्क के बीच का रिलेशन समझाते हैं। बिल गेट्स लकी तो थे ही, लेकिन उन्होंने इस लक को रिस्क लेकर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट भी कर दिया, और हमारा सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होना कुछ हद तक हमारे लक पर भी डिपेंड करता है। इस बुक से एक और इम्पोर्टेंट लेसन जो हमें सीखने मिलता है वो है द सरप्राइजिंग बेनिफिट ऑफ पेशेंस इन क्रिएटिंग वेल्थ। हमारे एल्डर्स हमेशा हमें ये कहते हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। फेमस बिलियनियर वॉरेन बफेट जी का 96% नेट वर्थ उनके 65th बर्थडे के बाद अक्यूमुलेट हुआ, विच मीन्स कि 81.5 बिलियन में से 84 बिलियन उन्होंने
उन्होंने ओल्ड एज में कमाए। अब हम में से किसी के लिए भी इस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना इजी नहीं है, बट दिस इज द मैजिक ऑफ टाइम। और हम में से ज्यादातर लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कभी समझ ही नहीं पाते। लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सोचकर कि उन्हें शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचकर वेल्दी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होने के चांसेस लॉटरी खरीदने की तरह होते हैं, 1 in million। हमारा असली गोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल रिटर्न्स जनरेट करना, और ऐसे में कंपाउंडिंग का फायदा उठाया जा सकता है। अब नेक्स्ट लेसन ने मुझे मेरी लाइफ में काफी हेल्प किया है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, लेकिन इसे समझे उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अपलोड हुए और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऊपर आई इस लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट लेसन इज वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जो दिखता है वो असलियत में होता नहीं है। कुछ लोग दिखते अमीर है लेकिन वो असलियत में वेल्दी नहीं होते, विच मीन्स कि जो इंसान असल में वेल्दी होता है वो कभी भी रिच दिखने की एक्टिंग नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 25 लाख की कार चला रहा है तो 99% चांसेस है कि उस पर 20 लाख का कर्जा है। ऑथर के अनुसार जब लोग मिलियनियर बनने का सपना देखते हैं तो वो $1 million के एसेट इकट्ठा करने का सपना नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन $1 million कैसे स्पेंड करने हैं ये सपना देख रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको कितने पैसे चाहिए होंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए और अभी से आपको क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।